हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण की जो सीरीज़ है उसका डिक्टेशन होने वाला है, जो कि 2 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। 80 शब्द वाली गति वाले डिक्टेशन को 65 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले डिक्टेशन को 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करके आपको पीडीएफ से अपनी गलतियां मिलानी हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभिभाषण डिक्टेशन नंबर से मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय सदस्यगण, वैश्विक अस्थिरता के माहौल में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है और विश्व के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। चाहे वह G7 शिखर सम्मेलन हो, क्वाड, ब्रिक्स, SCO या G20, विश्व ने भारत की शक्ति, नीति और इरादों पर भरोसा जताया है। आज भारत सबसे बड़े वैश्विक मंचों पर भी अपने हितों को सुदृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करता है। G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी और दिल्ली घोषणा पत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरे वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन और भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन में हमने वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई है। हमने भविष्य के शिखर सम्मेलन में भारत की भविष्य की दृष्टि भी प्रस्तुत की है। इस महीने की शुरुआत में मेरी सरकार ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया। प्रवासी भारतीयों के कल्याण और सुविधा को प्राथमिकता देना हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। यही कारण है कि मेरी सरकार ने 6 नए दूतावास और 4 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। भारत की विश्व बंधु के रूप में छवि को मजबूत करते हुए देश ने दुनिया भर के कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों को तत्काल सहायता प्रदान की है। भारत ने कई देशों के साथ अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा की है और जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। हम राष्ट्र को हरित भविष्य और हरित रोजगार की ओर अग्रसर कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए की लागत से छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब तक 75 लाख से अधिक घरों में सौर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। हम परमाणु ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों को भी तेज कर रहे हैं। मेरी सरकार ने पुराने वाहनों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसी के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ माँ के नाम
अभियान शुरू किया गया था। लाखों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है और इस पहल की विश्व स्तर पर सराहना की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। हमारे यहाँ विविध राज्य, विविध क्षेत्र और विविध भाषाएं हैं। फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी केवल एक ही पहचान है। भारत और हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। हम सभी आने वाले वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। यह प्रस्ताव राष्ट्र के शहीदों के बलिदानों, पूज्य बापू के अरुणामय आदर्शों और सरदार पटेल जैसे भारत माता के पुत्रों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ से प्रेरित है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे बढ़ाते हुए एकता की शक्ति से एक विकसित राष्ट्र की प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा। आइए एक बार फिर एकता के अपने संकल्प की पुष्टि करें और भारत के सपनों को साकार करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। गुजरात में भी पुलिस का क्रियाकलाप चर्चित हो उठा है। क्या हमारी पुलिस में कहीं ना कहीं कोई खामी है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की एक संगोष्ठी में एक बार मैंने यह सवाल उठाया था, आप लोग इस बारे में आत्मनिरीक्षण क्यों नहीं करते कि आपातकाल के दौरान क्या गलती हुई थी, जब आप लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान तानाशाही के यंत्र मात्र बनकर कार्य कर रहे थे। इस सवाल का कोई जवाब मिलने के बजाय मुझे उसके बाद के अकादमी ने आमंत्रित करना ही बंद कर दिया। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी रहे के.एफ. रुस्तम जी ने अहमदाबाद पहुंचने के बाद कहा कि उन्हें राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ नहीं कहना, किंतु यह ज़रूर जानना चाहते हैं कि पुलिस अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा सकी। राज्य में नरसंहार के बाद यह पता लगाना और भी अधिक ज़रूरी हो गया है कि पुलिस के साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई भीषण दंगा होता है तो पुलिस के कामकाज पर उंगली उठती है। बल और उनके अधिकारी दंगाइयों का एक हिस्सा बन जाते हैं तथा उनका अल्पसंख्यक विरोधी पूर्वाग्रह उजागर हो जाता है। हर गुप्तचर तंत्र का व्यापक जाल जब भी कहीं दंगा होता है असफल रहता है और वह दंगा पुलिस तथा मुसलमानों के बीच टकराव का रूप लेता है। 1969 में अहमदाबाद में जो भीषण दंगा हुआ था उसकी जांच न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी आयोग ने की थी। आयोग ने कहा था, कानून का परिपालन कराने वाली और सरकारी एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में विद्यमान सांप्रदायिक माहौल का समुचित आकलन करेंगे। सरकार ने जो तथ्य प्रकट किए हैं और जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए उनके आधार पर हमारी यह राय है कि कानून का परिपालन करने वाली एजेंसियों को यह पता होना ही चाहिए था कि अहमदाबाद में सांप्रदायिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मई 1970 में भिवंडी में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों की जांच न्यायमूर्ति डी.पी. मदान आयोग ने की थी, जिसने कहा था
कई घटनाओं को लेकर आयोग के समक्ष सिद्ध किया गया है कि उनमें पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने या तो हिंदू दंगाइयों को दंगा, लूटपाट और आगजनी से रोका ही नहीं, अथवा दंगाइयों की भीड़ से निपटने में सांप्रदायिक भेदभाव दर्शाया, अथवा नियंत्रण कक्ष को गलत सूचना दी, अथवा गलत प्राथमिक रिपोर्ट दायर की, ताकि यह जताया जा सके कि जिन लोगों ने दंगा किया अथवा जो लोग लूटमार अथवा आगजनी की खास वारदातों के लिए जिम्मेदार थे वे हिंदू नहीं अपितु मुस्लिम दंगाई थे, या उन्होंने मुस्लिम संपत्तियों को जलाने और लूटपाट करने में हिंदू दंगाइयों की सक्रिय मदद की। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।